कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम हाजिर हैं आपके साथ 29 नंबर के वीडियो को लेकर के। आशा है कि पुराने वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और उनमें जो भी ज्ञानवर्धक चीजें मिल रही होंगी आप उनका लाभ उठा पा रहे होंगे। ये सीरीज जो भी विद्यार्थी इस सीरीज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगा तो उसको बहुत अगले जो पेपर होने वाले हैं उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं। कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कुंच रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कुंच रूप किस व्यापक शैली के लिए जाने जाते हैं। तो है कि आपका किसके लिए जाने जाते हैं, कथकली के लिए जाने जाते हैं। जो कथकली है ये आपका केरल राज्य का लोक नृत्य है। जो सत्रिया है ये कहाँ का है, असम का लोक नृत्य है। जो आपका कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, इसका लोक नृत्य है। जो मोहिनीअट्टम है वहाँ का लोक नृत्य है, केरल का लोक है। तो इन बातों को भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की बात कर रहा है। ये सुपर हाईवे किसको किसको जोड़ रहा है, तो याद रखो दिल्ली, साथ साथ दिल्ली के बाद आपका कोलकाता, कोलकाता चेन्नई को जोड़ रहा है। तो ये जोड़ रहा है किसको, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। कौन कौन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राधा रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो राधा रेड्डी और जो राधा रेड्डी और राधा रेड्डी के लिए प्रसिद्ध कुचिपुड़ी के लिए। और जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, इस राज्य का लोक नृत्य। जो कथकली है ये कहाँ का लोक नृत्य है, केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो भरतनाट्यम है कहाँ का लोक नृत्य, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। जो मोहिनीअट्टम है मैंने थोड़ी देर पहले बताया किसका लोक नृत्य। ठीक है, तो राजा रद्दी और राजा रद्दी कुचिपुड़ी के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है। तो हरित क्रांति का लाभ तो मैंने आपको कई बार बताया है। तो हरित क्रांति है, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति आपका 60 से 70 के दशक में शुरू हुई थी और विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं, हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग, ये नॉर्मन बोरलॉग आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, तो इसीलिए बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसी तरह भारत में हरित क्रांति के जनक थे, भारत में हरित क्रांति के का नाम था स्वामीनाथन। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, और हरित क्रांति जो है ये आपका किसकी देन है, रूस की देन है। और हरित क्रांति का जो फायदा हुआ था, भारत आपका क्या हुआ था, पहली बार आपका क्या हुआ था, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ था। खाद्यान्नों में आपका क्या हो गया था, भारत निर्भर हुआ था। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हरित क्रांति का लाभ है। तो मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ था और हरित क्रांति का परिणाम ये हुआ था कि भारत से पहली बार विदेशों में निर्यात हुआ था। हरित क्रांति के जरिए ऐसा काम हुआ था। 60 से 70 के दशक में भारत में कौन सी क्रांति आई थी, हरित क्रांति आई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को बनाना था। भारत को क्या बनाना था, बनाना था, ये था तीसरी योजना का उद्देश्य। भारत में आपका 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। भारत में आपका 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये आपका रूस की देन है। पंचवर्षीय योजना देन है, रूस की देन है। शायद पंचवर्षीय योजना किसकी देन है, रूस की। आपका ये ऐसा नहीं था, पंचवर्षीय योजनाएं रूस। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं किसकी देन है, रूस की देन है। और भारत में 12 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाएं आई है। पंचवर्षीय योजना 51 में आई है, तो 51 से 56
दूसरी 56 से 61, तीसरी 161 से आपका 66 तक चली है। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना है, योजना है। फिर चौथी में आपका क्या हुआ है, 1900 आपका 66 तक आपका क्या था, योजना अवकाश रहा है। फिर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना आई है जो 69 से आपका 74 तक चली है, 74 तक चली है। फिर अगली 74 से तक लगातार पंचवर्षीय योजनाएं चलती गई हैं। ठीक है, आपका अब क्या हुआ था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना इंडस्ट्री यानी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। पंचवर्षीय योजना इसमें सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। इसी तरह पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इन बातों को भी आप याद रखें। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका सिंचाई इरिगेशन को प्राथमिकता दी गई थी और इसका टारगेट ये था, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका टारगेट ये था, देखिए 1966 आ गया है और 1966 में आपका क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में कौन सी क्रांति चली थी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और हरित क्रांति के जरिए आपका उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था और उन्नत किस्म के बीजों के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान किया गया था। और हरित क्रांति का फायदा यह हुआ था कि गेहूं के उत्पादन में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है, और जब गेहूं का उत्पादन बढ़ा था तो पहली बार भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो पाया था हरित क्रांति के जरिए, और पहली बार विदेशों के लिए भारत से क्या हुआ था, निर्यात हुआ था। तो ये भी हरित क्रांति के फायदे थे। तो हरित क्रांति आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के आसपास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, योगा एट होम, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। ये आपकी क्या थी, ये आपकी छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की क्या थी, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर देखें। गंगोत्री हिमनद किस राज्य जो है ये आपका कहां पर है, उत्तराखंड में। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। ठीक है, गंगोत्री कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित आपका क्या है, हिमनद। अगले प्रश्न की ओर देखें। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे। तो मैगस्थनीज याद रखें, जो मैगस्थनीज था, मैगस्थनीज है, तो मैगस्थनीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज आया। और मैगस्थनीज जो था ये कौन था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, ये राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, ये राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन है, सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और यही मैगस्थनीज है ने इंडिका नामक किताब की रचना की थी। इंडिका नामक किताब की रचना की थी और उसी इंडिका नामक किताब में आपका चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पोलीब्रोथा को बताया था इसने। पोलीब्रोथा, पाटलिपुत्र को इसने क्या कहा था, पोलीब्रोथा। चंद्रगुप्त इसने पोलीब्रोथा कहा था मैगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में। मैगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में आपका चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो 3 मंजिल का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। और इसमें पूछा था इसमें कितने द्वार हैं, इसमें 64 द्वार है, ये भी मैगस्थनीज ने बताया था। ठीक है, ये भी कहा था मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक कमरे में एक से अधिक दिनों तक सोने नहीं दिया जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन परोसा जाता है तो पहले जो सिपाही हैं वो भोजन को चख करके देखते हैं इसमें कुछ मिला तो नहीं है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। दोपहर के समय राजा विश्राम नहीं करता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य को निकाला जाता है यानी राजा को निकाला जाता है तो आपका सोने की पालकी पर निकाला जाता है और चारों तरफ से उस राजा को बाजूबंद महिलाएं घेरे रहती हैं। कुछ जो सेनापति हैं वो पेड़ों को लेकर के चलते हैं। ठीक है,
और उन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते बैठे रहते हैं और वो तोते क्या करते हैं, उठते हैं और एक बार चंद्रगुप्त मौर्य का ऐसे चक्का लगाते हैं, फिर जाकर के पेड़ों पर बैठ जाते हैं। ठीक है, ये सब मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा था। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में कुछ भ्रामक विचार भी बता दिए थे। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका में कह दिया था कि भारत में सूखे नहीं पड़ते हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही सूखा पड़ा था। ये मेगास्थनीज की किताब में भ्रामक लिखा हुआ था। दूसरा, मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तो मेगास्थनीज जब आया था तो उसे दास और राजा के बीच का संपर्क ही पता नहीं चल पाया था कि कैसे संबंध है, इसलिए उसने कह दिया था भारत में दास प्रथा नहीं है। तो याद रखिए, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पोलीब्रोथा में कितने द्वार थे, तो कितने द्वार थे, 64 द्वार थे, इसका राइट आंसर है। ये चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों से संबंधित है, तो आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत की बात करता है आर्टिकल 17। जो आर्टिकल 19 है इसमें आपका स्वतंत्रताएं दी गई है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता, आपका बोलने की स्वतंत्रता है, या फहराने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। 19B में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E में देश के किसी कोने में निवास या बसने की स्वतंत्रता है। 19F फेल हो गया है क्योंकि यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था। 19G में कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। जो आर्टिकल 16 है वो लोक नियोजन के विषय में अवसरों की बात करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता की बात कर रहा है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय, अब लोक नियोजन का विषय क्या कहलाता है, सरल सा उदाहरण, MP ऑनलाइन एक लोक नियोजन का विषय है। के तहत क्या होता है, सभी को समान मात्रा में आपका रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। तो लोक नियोजन का विषय सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए सारे के सारे साधन लोक नियोजन का विषय है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन का विषय। इसमें क्या पूछा गया है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 है, याद रखें, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये जितने भी सारे पुरस्कार दिए जाते हैं ये कोई उपाधि नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान है। जैसे सचिन तेंदुलकर 2014 में उनको भारत रत्न मिला हुआ था, तो कहीं पर नाम आता है सचिन तेंदुलकर तो लिखा रहता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो जो भारत रत्न उनके सामने लगा हुआ है ये कोई उपाधि नहीं है, ये तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, तो ये लगाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखें उपाधियों का अंत किया है। जैसे कोई भी जैसे मुगल बादशाह उस टाइम पे थे, तो कोई भी ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम मुगल बादशाह के घराने से हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा सारी उपाधियों को क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। जो गुमचू त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक समय इकाई हो। तो याद रखें राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि में ही उत्पादित वस्तुओं का हम अध्ययन करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा, उत्पाद। तो अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। याद रखें, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो पहला किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में होती है। तो याद रखें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है, इसलिए वहां पर मौसमी बेरोजगारी तो होती ही है, साथ ही साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि कुछ एक क्षेत्र में तो काम होता है लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता, किसी भी क्षेत्र में काम होगा लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। इसे उदाहरण के द्वारा समझे, मान लो किसी भी व्यक्ति के पास, कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 5 एकड़ की जमीन है, 5 एकड़ की जमीन है और उसके घर में 10 लोग हैं, तो 10 लोग आपका 10 के 10 उस 5 एकड़ की जमीन में काम करने में लगे हुए हैं।
किसी भी व्यक्ति के पास यदि 5 एकड़ जमीन है तो आपका किसी व्यक्ति के परिवार में 15 लोग हैं तो 15 के 15 लोग आपका क्या है उस 5 एकड़ की जमीन करने में लगे हुए हैं। किसी व्यक्ति के पास 5 एकड़ की जमीन है और उसके घर में 3 ही सदस्य हैं तो वो 3 सदस्य ही 5 एकड़ की जमीन को देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जमीन तो वही है लेकिन सदस्यों की संख्या क्या है, लगातार ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब क्या है कि आपका उनकी सीमांत उत्पादकता क्या है, शून्य है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति भी हो तब भी 5 एकड़ की जमीन में काम करवा सकता है वो, लेकिन यहाँ पर कितने लोग लगे हैं, 10 लोग लगे हैं। तो जितना उत्पादित होना है वो तो होना ही है, साथ ही साथ कितने लोग यहाँ पर फंस गए हैं, 10 लोग फंस गए हैं। यही कहलाती है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो भारत में आपका ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, साथ ही साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 तथा 2 दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत है? याद रखें ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 239 दो क्या कहता है कि राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज का आपका वो क्या बन सकता है, राज्यपाल प्रशासक बन सकता है। ये है आर्टिकल 239 दो। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। याद रखिए संघ शासित प्रदेशों में आपका मुख्यमंत्री नहीं होता है, वहां पर राज्यपाल नहीं होता है। राज्यपाल के स्थान पर अलग अलग जगह कहीं पर प्रशासक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा क्या थी? याद रखें आरक्षण शुरुआती भारतीय संविधान से केवल 10 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ है और हर बार ये 10 वर्ष करके आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारस्परिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा यह है की ओर संकीर्ण होता है और यह शीर्ष की ओर क्या होता है, संकीर्ण होता है। जो पिरामिड होते हैं तो आपका पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड होता है, जैव भार का पिरामिड होता है, संख्या का पिरामिड होता है। तो याद रखें जो परिस्थिति का पिरामिड होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, चौड़ा होता है और शीर्ष की ओर कैसा होता है, सकरा होता है। ठीक है, चौड़ा होगा आपका शीर्ष की ओर, आपका यहाँ पर चौड़ा होगा आधार की ओर और शीर्ष की ओर कैसा होता है, संकीर्ण यानी सकरा होता है। तो पारस्की पिरामिड का आधार समानता कैसा, देखिए ये आधार है और यह शीर्ष की ओर कैसा होता है, संकीर्ण यानी सकरा होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया था? तो दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त संजय अरोड़ा, राजीव बख्शी, मोहन मालवीय और बंसल। ठीक है, तो ये जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया था, आपका संजय अरोड़ा को आपका नियुक्त किया गया था। क्या 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत से उपचुनाव मोदी, इसका राइट आंसर क्या है, पुष्कर सिंह धामी ने जीता था। देखिए ये करंट के प्रश्न है, टाइम के हाईलाइट थे। ठीक है, तो करंट आप देख चलिएगा। निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? इसके बाहरी क्षेत्र में धातु होती है, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। गतिमान पुर्जे होते सौर सेल में तो आपका क्या होता, आपका चीजों का क्षरण होता और वो जल्दी नष्ट हो जाती। तो इसमें लाभ क्या है, गतिमान पुर्जे इसमें। तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न। कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए